जय भारत बच्चों। तो चलो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। ये भी एक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहले हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है। कौन कौन सा था? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थे और दूसरा क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो फटाफट इसको भी सीख लेते हैं। क्या होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? हिंदी वालों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हिमांक अवनमन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बार अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेंगे ना, तो आपका बाकी चीज बहुत इजी हो जाएगा। डिप्रेशन का मीनिंग क्या है? तो अवनमन होता है कम होना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिमांक अवनमन। तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं, बाकी चीजें तो अपने आप क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी क्या होती क्या है। तो जब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल से ये भी कोई टेम्परेचर पॉइंट होता है, कोई टेम्परेचर होता है। दैट टेम्परेचर, कुछ कंडीशन होंगे आपको वही देखना होता है, जहां पे क्या होता है, एट विच किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो भी आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बता देता हूं, उस लिक्विड फेज का, अगर यह लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के, क्या हो जाए? बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ सेम लिक्विड, सॉलिड फेज ऑफ सेम लिक्विड। अगर आप ऐसा सेट ऑफ कंडीशन को फिट कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा? वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि मैं वाटर के एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। आपको मालूम है वाटर, अगर इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड आइस में। तो इस कंडीशन में देखो, वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वही सेम आइस का भी वेपर प्रेशर होता है। मीन्स ये 0 डिग्री सी पे दोनों का वेपर प्रेशर का फेज क्या हुआ? सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर आपस में क्या देखने को मिल रहा है? बराबर है। मीन्स दिस 0 डिग्री सी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट वाटर। ठीक है ना? इस वाटर का क्या कहलाएगा? ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको हिमांक का मतलब समझ में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्लियर हो गया कि होता क्या है। कोई भी लिक्विड अगर वो अपने सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, वो टेम्परेचर जो भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एक बार आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ जाता है तो डिप्रेशन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो डिप्रेशन को समझने के लिए अर्ली लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वही बात फिर से यहां पे भी थोड़ा सा आपको समझना है। अगर ये मेरा वाटर प्योर फॉर्म में है, वाटर इन द सेंस कोई भी लिक्विड ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वाटर को ही लो, प्योर फॉर्म में है, तो इसका वेपर प्रेशर इस तरह से अपना मस्त क्रिएट हो रहा है ना। अब इसमें क्या करो, कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और वाष्पशील नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या करेंगे आप? इसमें मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिक्स किया, होगा क्या? जो लिक्विड सरफेस थे वो थोड़े से वाटर में कमी आएगी। उस केस में क्या आ जाएगा आपका? वाटर के साथ साथ ऊपर क्या एक सरफेस ले रहा है? नॉन वोलाटाइल भी ले रहा है। इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर क्रिएट होंगे वो पहले कितना नहीं क्रिएट होते थे। ये पॉइंट पीछे मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसकी कहानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, थोड़ा उसको देख लो। ये वाटर था तो ये अभी 0 डिग्री सी पे क्या हो रहा था? फ्रीज हो जा रहा था। क्यों फ्रीज हो रहा था? क्योंकि वाटर का, लिक्विड का वेपर प्रेशर और आइस का जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो रहा था? 0 डिग्री सी पे बराबर हो रहा था। अब इसको मैं ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करके दिखाने वाला हूं। अब आपने चूंकि इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एग्जांपल आपने नमक डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, ऐसे कुछ आपने इसमें ऐड कर दिया। चलो ग्लूकोज ऐड कर लिया, नमक कुछ भी ऐड कर लो, ऐड कर दिया आपने। उस कंडीशन में इस सरफेस पे थोड़ी कमी है, इसका वेपर कम बन रहा है। तो इस केस में जब इसका फ्रीजिंग करने जाओगे ना, होता क्या है? तो ये फ्रीज 0 डिग्री सी पे नहीं होता, देखने को मिलेगा कि माइनस समथिंग पे जाएगा। मान लो मैं -5 डिग्री सी मान लेता हूं। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? इस 0 से कुछ कम होना पड़ेगा इसको, तब जाके ये फ्रीज होगा। तो ये जो टेम्परेचर में जो आपको कमी करनी पड़ रही है, टेम्परेचर घटाना पड़ रहा है, यही आपकी क्या कहलाती है? डिप्रेशन कहलाती है। किसमें कम किया आपने?
तो 0 डिग्री सी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट थी, अब वो -5 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट हो गई। तो किसी सॉल्वेंट का जब उसमें नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो उसकी क्या होता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, कमी होता है। तो जो भी टेम्परेचर पॉइंट कम होता है वही टेम्परेचर पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे मैं पूछूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो 0 डिग्री सी से -5 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो इस कंडीशन में इसका जो आपका चेंज कितने का टेम्परेचर का, 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये समझ में आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से तो पूरा क्लियर हो चुका। आप ग्राफ में इस चीज को रिप्रेजेंट करके देखें, फटाफट चीजों को समझते चलें और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उसको देख लिया जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं इस पर डिस्कस कर लूं। आप अगर देखो तो ठंडे जो भी एरियाज होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल में बोलूं शिमला हो गया, आपका कश्मीर हो गया, तो वो क्या होता है ठंडे के टाइम में, विंटर के सेशन में क्या होता है, जो रोड पे क्या होता है पूरा आइस भर जाता है। तो उस आइस को क्लियर करने के लिए क्या होता है, वहां पे हम नमक स्प्रिंकल करते हैं, नमक को छिड़काव होती है, नमक फेंकना, उस पर फेंका जाता है, तो वो क्या होता है मेल्ट हो जाता है। तो इसका लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक भी यही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइस की अपनी एक फ्रीजिंग पॉइंट थी, चलो मान लेते हैं जो रोड पे आइस है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस थी, -5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है तो रोड पे आइस रहेंगी। जैसे ही नमक का स्प्रिंकल होता है तो नमक क्या होता है, उस आइस के साथ मिक्सअप होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है नमक। अब उसके मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, कमी होगी तो अब वो आइस -5 के बजाय -8 डिग्री सी पर आइस का रूप रख पाएगा, -5 पे नहीं रख पाएगा। बट अराउंड द नेचर टेम्परेचर कितना मेंटेन है, -5 डिग्री सेल्सियस का। तो उस कंडीशन में उसको -8 डिग्री सेल्सियस तक नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट होना शुरू कर देता है और रोड धीरे धीरे क्या होती है, क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर आपको नॉलेज मालूम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो इसका बड़े अच्छे से आप इस्तेमाल यहां करोगे। अगर क्वेश्चन पूछता है तो फटाक से इसका आंसर दे सकते हो। मेरे ख्याल से अब तो पूरी तरह से चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ग्राफ की बारी है, तो फटाफट ग्राफ बनाओ और ग्राफ को सीख लो। उसमें कुछ है नहीं, ग्राफ आपको ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बट ग्राफ की हेल्प से एक फॉर्मूला आएगा जिसपे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो उसको देख लो, उसको क्या करो आप समझ लो। देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ कंडीशन में देखूं तो आपको उस वाले ग्राफ में भी मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहां मैंने दिया था आपको टेम्परेचर दिया था। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा। ये ऊपर मैंने क्या बनाया था, तो ये वेपर प्रेशर का कंडीशन बनाया था। ये क्या था आपका, वेपर प्रेशर था। अब इस केस में यहां देखो, मैंने आपको बताया था अगर वो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होगा तो उसका वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से ऊपर रहेगा, और उसमें कुछ मिला दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता था, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गई थी ऊपर के लिक्विड सरफेस का। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन थोड़े से नीचे चले जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन का कंडीशन है, ये आपके सॉल्वेंट का केस है। अब हर सॉल्वेंट कहीं ना कहीं तो फ्रीज होता होगा, किसी न किसी टेम्परेचर में फ्रीज होगा। वाटर का मान लो एक कंडीशन समझते हैं, कोई सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। जब आप प्योर सॉल्वेंट लेके चलते हो तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है। ये वाटर वाला था तो वाटर वाला यहां आके क्या हुआ, फ्रीज हो गया। ये अल्कोहल वाला था तो अल्कोहल वाला यहां आके फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे अपना कंडीशन बनता रहेगा। मैं वाटर कुछ भी मान के चलो, ये एक ऐसा पॉइंट है, जब मैं इसे देखा तो यहां पे कंडीशन क्या हो, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये आपके क्या होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट होंगे। रीजन इस पॉइंट पे जो आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, फ्रीज है। सॉल्वेंट इस पॉइंट को टच करेंगे कोई भी सॉल्वेंट तो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये सॉल्वेंट यहां टच किया तो फ्रीज हुआ। तो ये क्या कहलाएगा पॉइंट, इस कंडीशन में इसका वेपर जो सॉलिड, जो भी सॉल्वेंट लिक्विड लिया उसका वेपर प्रेशर और इसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कहला रहा है। तो इस कंडीशन पे ये इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो सॉल्वेंट है तो प्योर है, तो प्योर के लिए क्या वर्ड यूज करते थे, टी नॉट। अब फ्रीज हो रहा है तो एफ, मतलब टी नॉट एफ वाले टेम्परेचर पे ये जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो जाएंगे। सॉल्यूशन के केस में देखो तो अभी इसको अब क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा, और ये कहीं यहां कट कर रहा है, इसको थोड़ा फिर नीचे लेके जाओ तो मतलब ये, अब ये तो प्योर रह नहीं गया, सॉल्यूशन हो गया, कुछ ना कुछ मिक्स है, तो ये टीएफ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टीएफ। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे टीएफ क्या है, टीएफ इज नथिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है
और आपका टी नॉट एफ क्या बता रहा है आपको, टी नॉट एफ बता रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर हुआ इस ग्राफ को देख के, टी नॉट एफ ऑलवेज ग्रेटर देन टी एफ, ये पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, इस दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस था, याद करो, इसके जस्ट पहले एग्जांपल समझाया भी था, मतलब टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये क्या थे भाई, इसके पहले ही तो बताया था, कुछ टेम्परेचर था सॉल्वेंट का, कुछ मिलाया तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रही है, सॉरी कुछ था आपका, उसमें कुछ मिलाया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, उसी को तो हम कहते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेल्टा टी एफ से, एंड दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो जो टेम्परेचर चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। होपफुली ये ग्राफ तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि ये ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे करते हैं। अब इस पे एक्सपेरिमेंटल कुछ आपके फॉर्मूला निकल के आने वाले हैं। तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा टी एफ जो थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकले मोलैलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल निकले? मोलैलिटी के। आपको मालूम है इस कंडीशन में देखो तो डेल्टा टी एफ मोलैलिटी का मतलब यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी को स्मॉल एम से करते हैं, ये कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जब आप इसको हटाओगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा टी एफ यहां पे मिल गया था के बी, तो यहां पे रखेंगे के एफ और मोलैलिटी, और यही फॉर्मूला हो गया आपका। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको निकल के चला आता है। के एफ क्या है, तो के एफ आपकी कुछ नहीं है, कांस्टेंट होते हैं। कौन सा कांस्टेंट होता है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? नहीं क्लियर हो रहा तो फटाफट कमेंट में मेंशन कर लिया करो कि सर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो ये केएफ क्या होते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होते हैं। इसकी यूनिट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, निकाल लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। केल्विन केजी पर मोल करके इसका यूनिट निकल के आएगा। केवी वाला यूनिट नजर आ रहा है ना, वही यूनिट यहाँ पे भी निकल के आता, केल्विन केजी पर मोल। तो ये था पूरा एक इंट्रोडक्शन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। वो फॉर्मूलाज भी आपको निकल के आ गए, आपके सामने दिख रहे हैं। अच्छा, इनका रिलेशन भी होता है आपका किससे, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का आपका एक रिलेशन भी इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो मैं उसमें देखूँ। ए देखो तो डाटा क्या क्या दिया है आपको, तो ए का मास दे रखा है, मास किसका दिया है, ए का, कितना दिया है 156 ग्राम, डिजॉल्व इन 750 ग्राम। तो किसी चीज में घोला गया 750 ग्राम घोला गया, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है। तो मास दिया है किसका, सॉल्वेंट का, कौन है, बेंजीन है। तो मास किसका दे रखा उसने, बेंजीन का, C6H6 लिख लो क्या यहाँ पे, कितना दिया आपको, तो 750 ग्राम दे रखा उसने। Which result freezing point 1.59। अच्छा, इसको मिला देने से जो उसको फ्रीजिंग पॉइंट मिला सॉल्यूशन का, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, TF था। भाई दो चीज मिल गया तो सॉल्यूशन तैयार हो गया ना, तो 1.59 डिग्री सेल्सियस, ये आपको TF मिल गया। एक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या दिया इसने, KF की अब बात कर रहा है, इफ कितना दिया, इस 4.80, कितना है 4.80 केल्विन केजी पर मोल, ये तो इसका यूनिट हो गया। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बेंजीन की फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, कितना है 5.51। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब T0F किसका, बेंजीन का, प्योर बेंजीन ही है सॉल्वेंट के रूप में, तो 5.51 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या पूछा उसने, मॉलिक्यूलर वेट किसका, ए का। वैसे भी जितने भी आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सब क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास को निकालने में हेल्प करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यही बनने वाले हैं, उनसे यही क्वेश्चन आते ही हैं मोस्टली। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या मुझे चाहिए, तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलैलिटी के अंदर मिलेगा, मोलैलिटी डेल्टा टीएफ से रिलेशन बनाता है। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, केएफ इंटू मोलैलिटी, यही है ना फॉर्मूला आपके पास। तो मैं काम करो डेल्टा टीएफ निकाल लेता हूं। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा, याद रहे क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं हम लोग, केल्विन में लगाते हैं।
तो ये डिग्री सेल्सियस में, हालांकि यहाँ पे घटाओगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन, इसमें भी 273 जोड़ोगे, इसमें भी 273 जोड़ोगे, तो फाइनली इसको घटाओगे तो वैल्यू तो वही मिलने वाली है। फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे केल्विन में आंसर लिखना होता है, ये याद रहे। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 274.59, ये कितना मिल जाएगा अगर 273 इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 278.51। तो यहाँ पे T0F में से घटाऊंगा 278.51 माइनस 274.59, तो क्या मिलेगा, 11 में से 9 जाएगा 10, 11 2, 5 में से 5, 4 में से 5 जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3, और ये तो फिर खत्म कहानी हो जाएगा 0 0 0 कोई। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आई, इतनी, ये केल्विन में ही यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो फटाफट रखो, अब तो वैल्यू सब कुछ मिल चुका है। 3.92, KF की वैल्यू कितनी है 4.80 केल्विन केजी पर मोल। मोलैरिटी क्या होगा, N अपॉन सॉल्वेंट का मास 750 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर दो, 750, 1000 नीचे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 1000। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, क्वेश्चन लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, तो 750 मल्टीप्लाई 3.92, ये कितना बच गया 4.80 मल्टीप्लाई n, एक काम करो 1000 ये है तो 1000 को नीचे डिवाइड कर देता हूं, आसान पड़ेगा थोड़ा सा, 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो n बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, सबको लिख दो फाइनली 750 मल्टीप्लाई 3.92 अपॉन 1000 इंटू 4.80। 25 से काटो, 25 तिया 75, 30, 25 चौको 100, ये 40 हो गया। अब थोड़ा देखो और कुछ छूट रहा है क्या, KF की वैल्यू 4.80 kg केल्विन, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो n बराबर क्या मिलने वाला है 30, चलो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी इसको भी रखना है, 30 इंटू 3.92 अपॉन 40 इंटू 4.8, ये 0 0 कैंसिल कर दो, मान लो ये 0 इसका 0 कैंसिल। n बराबर क्या होता है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में मास गिवन होता है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, ये m कैपिटल M लिख लेता हूं, मॉलिक्यूलर मास है 3 इंटू ये कितना है 3.92 अपॉन 4 इंटू 4.8। एक काम करो, एक डेसिमल हटाऊंगा और एक जीरो बढ़ाऊंगा तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। 156 4 बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, 3 से 18, कुछ नहीं जा रहा जी, कोई फायदा है नहीं। 3 से 3, हाँ ये कट रहा, 3 5 15, 3 दूना 6, ये चलेगा, 3 कैंसिल हो गया। 4 से ये कट रहा क्या, 4 कने 4 दूना 8, 1 4 3 बार, हाँ 4 से ये कट रहा है, 4 से काटो, 4 9 बार में, 8 बार में 98, ठीक है। तो क्या बच गया 52, 98, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, इसको m ऐसे कर लो, m बराबर क्या मिल जाएगा 52 इंटू 480 अपॉन 98। तो इसको 100 मान लो, लमसम 100 कर लेते हैं, 100 हो गया तो ये 4.80 हो जाएगा कैंसिल। तो m का मान फाइनली आपको क्या मिलेगा 52 मल्टीप्लाई 4.8। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो इसका आ जाएगा मास वो क्या हो जाएगा, उसका कंपाउंड A का मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था, वो कैलकुलेशन पार्ट है, डेसिमल वगैरह का कुछ कहानी है, तो अपना देख लेना, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो सुधार लेना, ठीक है ना। बहुत इजी था, यहाँ से यहाँ तक अप्रोच थे, ये अप्रोच आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको लगाने आता है। रेस्ट पार्ट मैथमेटिक्स है, मतलब कैलकुलेशन है, तो वो खैर मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, ठीक है ना। चलो तो इतना समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना, भी बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। फटाफट कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इजी था, जो वैल्यू था उठा के पुट कर दिया और आंसर में मिल गया, जो ऐसा भी आंसर आएगा वो आपका, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। कुछ वैसा ही जैसे भी जस्ट किया था। 50 सेंटीमीटर क्यूब एथाइल ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। वेरी गुड। तो मास ऑफ वाटर उसने दे दिया, और वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, देखो ये बोल रहा है या उसमें उपस्थित है, किसमें, जल में।
तो जल यहाँ पे वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, वाटर का उसने मास कितना दिया है 50 ग्राम, दैट इज सॉल्वेंट। अच्छा, एथाइल ग्लाइकॉल का वेट उसने कितना दिया, कितना ml दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम उसने दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल कितना है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी आपको पता करनी है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज -34 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब TF कितना दिया है, तो -34 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। Assuming ideal condition, calculate density of ethyl glycol। क्या बताना है, डेंसिटी ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, यही कंडीशन पूछ रहा है। अच्छा, मोलर मास इथाइल ग्लाइकॉल का बता रखा है, मोलर मास इथाइल ग्लाइकॉल का आपको पता है कितना है 62, और KF की भी वैल्यू उसने बताया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। इतनी बातें तो आपको मिल चुकी हैं। तो क्या करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फटाफट, तो डेंसिटी निकालना है, मोलैलिटी मिल जाएगा तो मोल्स मालूम पड़ जाएंगे, मोल्स मालूम पड़ जाए तो ठीक है, मोल्स मालूम पड़ जाएंगे तो मास मालूम पड़े, चलो ठीक है। मोलैलिटी तक पहुंचे तो अपने आप कुछ डेंसिटी के बारे में मालूम पड़ेगा। तो पहले एक काम करो, मैं डेल्टा TF निकाल दूं। तो डेल्टा TF बराबर आपको मालूम है T0F माइनस TF होता है, मैं यहाँ पे सीधे केल्विन लिख लूंगा डिग्री सेल्सियस में घटा के। TF है -34 डिग्री सेल्सियस माइनस T0F, सॉरी T0F कितना है, तो वो T0F दिया ही नहीं उसने। The freezing point of this solution is this much, assuming ideal condition is calculate density। उसने T0F तो दिया ही नहीं है, तो क्या करे T0F, तो T0F याद करो किसके लिए होता था, सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे सॉल्वेंट मेरा कौन सा है, वाटर है। कौन है, वाटर है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मुझे बताने की आवश्यकता है क्या, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में हिडन कर सकता है, जैसे अभी यहां किया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे 0 माइनस 34 डिग्री सेल्सियस, ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 34। अब मैं एक केल्विन लिख सकता हूं, ठीक है ना, आपको मालूम है डिफरेंस वही मिलने वाला है। तो यहां पे डेल्टा TF बराबर KF इंटू M मोलालिटी, यहां से M निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या, M। डेल्टा TF का मान कितना है 34, KF नीचे आके डिवाइड करेगा 34 अपॉन KF की वैल्यू 1.86 kg केल्विन पर मोल करके है। तो इस तरह से आपको मोलालिटी तो मिल गया, मोलालिटी मुझे मिल चुका है। तो मोलालिटी अगर आपको मिल चुका है तो मुझे फॉर्मूला फटाफट मोल्स वगैरह निकाल दे, कुछ बन पा रहा है क्या। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो कितना है 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम ऑफ वाटर मतलब उसमें 50 ग्राम में उपस्थित है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वाटर 50 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 50 अपॉन 1000, तो मल्टीप्लाई 1000 यहां कर लें, इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 34.1.86 है। तो यहां से n की वैल्यू कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है 34 इंटू 50 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई 1000, इधर गया ये इधर गया n का मान। और n बराबर यहां से क्या कर सकते हो आप, तो n बराबर होता है जो भी क्वेश्चन में मास गिवन हो सॉल्यूट का, तो नहीं पता है, कुछ पता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करोगे, मोलर मास, मोलर मास। ये 34 इंटू 50 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई 100, यही है। सॉल्यूट का मास शायद मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ था, कि दिया है, इसने इतना दिया 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया उसने, तो कोई मतलब है नहीं। क्या मेरा काम कर सकता है, अच्छा मोलर मास इसका दिया हुआ, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आने वाले हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आने वाले हैं। कितना हो जाएगा, इस मोलर मास को अगर मल्टीप्लाई करो तो 34 इंटू 50, मोलर मास कितना है, तो मल्टीप्लाई 62
अच्छा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग ये नहीं लग रहा, 50 सेंटीमीटर एथाइल इज प्रेजेंट की जगह मैं क्या कर दूं, क्वेश्चन थोड़ा सुधार दो तुम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिजॉल्व होगा तो अच्छा होगा ना, इस ml का तो कुछ ना कुछ वेट होगा ना, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेट चेंज हो जाएगा। 50 ग्राम तो सॉल्यूशन का वेट था, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 50 ग्राम ऑफ वाटर बोला ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूट 34 इंटू 50 इंटू 62 हो गया अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई 1000, 50 से कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, 50 दूना 100, 20 बार में, और बेस को क्या करो इससे काट दो, एक जीरो हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 से काटो तो 6 2 का 3.1, ठीक है। अब क्या करें, 34 इंटू 3.1 अपॉन 1.86, यही कंडीशन है। अब यहां देखो इस कंडीशन में अगर देखो तो ये 0.31, एक काम करो काट लो, इससे कट रहा है मेरे ख्याल से, कितनी बार में कट रहा है, पहले डेसिमल को अरेंज कर दें, एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 10 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 10 बढ़ा दो एक, ठीक है। अब ठीक लग रहा है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 6 बार में कट रहा है, 3 6 18, 6 बार में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 3 दूना 6, 2 से काटो, 2 3 6, 2 कने 2 और 2 7 14, तो 170/3 यही मिल रहा है ना। मास ऑफ सॉल्यूट निकल रहा है m सॉल्यूट, काटो 3 6 18, लगभग 3 5 15 16 17 3 7 21, मतलब 6 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, 6 3 समथिंग करके जो भी आकर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिला आपको 5.63। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपने फाइनली सॉल्यूट के मास को तो निकाल लिया। अब आपको मालूम है मास बराबर क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास सॉल्यूट का आपको मालूम है 5.63, वॉल्यूम आपको दे रखा उसमें 50 सेंटीमीटर की, मतलब 50 ml, डेंसिटी ना पता है तो डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा 5.63 अपॉन 50। तो ये आपका कुछ जो भी कट पिट किया आ रहा है पॉइंट समथिंग करके वैल्यू आने वाला है, तो उसको आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे सॉल्व कर लेना, डेंसिटी की वैल्यू पॉइंट समथिंग 1 करके आएगा, तो देख लेना क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया। ओवरऑल आपको करना क्या था, एक बार आपका मास निकल जाएगा तो आप डेंसिटी, मास वॉल्यूम डेंसिटी फॉर्मूला आप जानते हो, उस पर रख लेना, निकल जाएगा। ऑलरेडी उसने वॉल्यूम बता रखा था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में, देखो बार बार मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं टीएफ को निकाल ले रहा हूँ, फिर मोलालिटी की कहानी चल जा रही है, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो फटाफट नीचे मेंशन करो, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो काम करते हैं, वीडियो लेंदी होता जा रहा है, इसमें इतना ही रखते हैं, और कुछ और मैं न्यूमेरिकल्स अलग से सेपरेट बना के इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन तीनों पे क्या करूंगा, न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा और आपके लिए लेके चला आऊंगा, ठीक है ना। इसका अगला सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगा इसी पे बना दो, इन तीनों पे। तो इसमें इतना ही रखते हैं। आप सभी को जय भारत, थैंक यू।